प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज कक्षा द्वादश की फिजिक्स की पहली ऑनलाइन क्लास आपकी शुरू हो रही है। इससे पहले आपको मैं पीडीएफ भेज चुका हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आपने उनको भलीभांति पढ़ लिया होगा और जहाँ पर डाउट्स हो रहे होंगे उनको कुछ हद तक आप खुद भी शायद क्लियर कर रहे होंगे नेट की हेल्प से, और जो फिर से डाउट हो रहे हैं उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिक्स की पहले यूनिट से। और पहले यूनिट हमारे पास है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी थोड़ा सा इसके डिटेल में चलते हैं पहले कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या, कहाँ से आई, किसका पार्ट है, क्या नहीं है। तो स्थिर वैद्युतिकी अगर हम इसको इंग्लिश में चलें तो ये होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है ये जो है हमारे पास दो शब्दों से मिलकर बना है। एक इलेक्ट्रो से मिलकर बना हुआ है और एक जो है स्टैटिक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो जो इलेक्ट्रो का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब फॉर इलेक्ट्रॉन है। स्टैटिक का मतलब होता है कि एट रेस्ट। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास यूनिट है, इस यूनिट में हम जो है इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन, स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन जब होता है तो तब किस तरह से वो कार्य करता है, यानी कि उसमें किस प्रकार का बल लगता है या कैसे कैसे बल लगते हैं, उसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, बल आघूर्ण का, अनेक सारी चीजें हम जो है इसमें स्टडी करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा, क्या इलेक्ट्रॉन के स्थिर अवस्था में होने के कारण होता है, अन्य अवस्था के कारण क्या होता है। तो बात करते हैं कि जो स्टैटिक पार्ट है यह जो है जनरली जो है यह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच है इसमें जो है हम जो है आवेश का जो है इसको बोलेंगे आप, इसमें हम जो है आवेश का प्रारंभिक अध्ययन, यानी कि आवेश का जो प्रारंभिक अध्ययन होता है वह जो है हम जो है इसमें करते हैं। किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आवेश है, आवेश का मतलब कहीं से है? इलेक्ट्रॉन से। किससे है? इलेक्ट्रॉन से। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तीन कंडीशन पे वर्क करता है। नंबर एक, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट में काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एट रेस्ट में होगा तो उस ब्रांच को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और मेनली हमने यह पढ़ना है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन इन मोशन। इन मोशन, इन मोशन में हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। एक पहली कंडीशन होती है हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है मोशन में होता है और एक नियत चार्ज से चलता है तो इसको हम, इसका अध्ययन हम जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक हो क्या? उसको क्या बोलेंगे हम? मैग्नेटिज्म। तो दो ब्रांचें होगी, यानी कि पहली मेन ब्रांच क्या थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत हम जो है जो आवेश यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो प्रारंभिक अध्ययन करते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन के जो है विभिन्न विभिन्न स्थितियों को लेकर के हम अध्ययन करते हैं। तो पहली स्थिति होती है हमारे पास कि जब इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर स्थिर अवस्था में है तो उसका अध्ययन हम किसके अंदर करेंगे? तो उसका जो अध्ययन करते हैं हम वह जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर करते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होते हैं
यानी कि मोशन में होगा, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी चाल है वह जो नियत होनी चाहिए। तो इसका जो अध्ययन करेंगे वो हम करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ये भी आप पढ़ेंगे, ये भी आपके पास अगली यूनिट आ रही है। इसके बाद तीसरी कंडीशन होती है इलेक्ट्रॉन की, वो होती है इन मोशन बट जो इसकी जो ये तो है एक्सीलरेट करता है इस कंडीशन में, यानी कि वेलोसिटी हम बोल सकते हैं वह जो है कांस्टेंट नहीं होती है, वह जो चेंज होती है, यानी कि एक्सीलरेट करता है। तो इस जब ये एक्सीलरेट करता है तो इस कंडीशन में इसकी जो जिस चीज पे इसका अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि तब जो है यह जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जो है यह जो है काम करता है। ठीक है, तो यानी कि तीन चीजों के बारे में, ये तीन चीजें आपने जो है 12th क्लास में पढ़नी है। आप जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आप जो है मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं हम। तो अब मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्थिर वैद्युतिकी है, इसमें हम जो है इलेक्ट्रॉन की स्थिर अवस्था के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन की स्थिर अवस्था का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन से मतलब है आवेश, यानी कि हम जो सबसे पहले बात करेंगे आवेश आखिर होता क्या है। ठीक है, तो आवेश है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। तो आवेश क्या होता है, यह जो है किसी भी मैटर की, किसी पदार्थ की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी भी आवेश जो है वह जो है किसी भी पदार्थ का क्या है आपके पास मूलभूत गुण है। या आपके दिमाग में होना चाहिए कि यह जो है क्या है, किसी पदार्थ का कैसा गुण है, मूलभूत गुण, यानी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। ठीक हो गया, किसी पदार्थ का मूलभूत गुण क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। अब इस मूलभूत गुण के कारण होता क्या है, कि इस मूलभूत गुण के कारण क्या होगा कि वह जो है अपने पास की किसी वस्तु को या तो प्रतिकर्षित करता है, आप अपने नोट्स बनाते रह रहे होंगे साथ में, या तो प्रतिकर्षित करेगा या क्या करेगा, या जो है आकर्षित करेगा, दो काम करेगा। ठीक है, या तो क्या करेगा, किसी अपने पास ही किसी वस्तु को तो आकर्षित कर रहा होगा, या किसी वस्तु क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, अब आकर्षित कब होते हैं और प्रतिकर्षित कब होते हैं, तो बेसिकली जो हमारे पास यह डिपेंड करता है कि आवेशों के नेचर पे, नहीं कि आवेशों का जो प्रकार है वह जो है कैसा है। तो मुख्यतः जो आवेश होते हैं वह हमारे पास जो है दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारे पास ऋणात्मक, और दूसरा होता है हमारे पास धनात्मक। ठीक हो गया। अब कोई भी अगर दो वस्तुएं हैं, अगर उनमें हमारे पास सजातीय आवेश पाया जाता है, सजातीय और विजातीय दो शब्दों की हम बात करेंगे। सजातीय मतलब क्या हुआ, यानी कि जो दो वस्तुएं हैं जो पास पास हैं, अगर वह दोनों जो है प्लस प्लस वाली हैं, या वह दोनों जो है माइनस माइनस वाली, तो उसको क्या बोलेंगे, हम सजातीय बोलेंगे। विजातीय में क्या होगा, विजातीय में ऑब्वियसली एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। अब इनके कारण क्या होता है, अगर हमारे पास जो है सजातीय वस्तु है, यानी कि दो वस्तुएं ऐसी है, दो पदार्थ ऐसे हैं कि उन पर जो सजातीय आवेश है, कैसा आवेश है, सजातीय आवेश है, तो वह जो दो वस्तुएं होंगी वह जो है एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करेंगी। क्या करेंगी, वो एक दूसरे को जो है रिपेल करेंगी, अपने से एक दूसरे को जो है दूर करेंगे। और अगर विजातीय हुई तो जल्दी से क्या होगा, वो एक दूसरे की ओर क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि इस कंडीशन में जो है यह जो एक दूसरे क्या करेंगी, आकर्षित करेंगे। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आपको समझना है कि आवेश क्या है। आवेश जो है किसी भी पदार्थ का मूल गुण है। इस गुण के कारण क्या होता है, इस गुण के कारण यह जो है अपने पास की रखी किसी वस्तु को या अपने पास या समीपस्थ स्थित किसी वस्तु को या तो प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा। अब प्रतिकर्षित कब करेगा, प्रतिकर्षित तब करेगा जब जो है
उन दोनों वस्तुओं पर जातीय आवेश होगा और आकर्षित तब करेगा जब उन दोनों वस्तुओं पर जो है कैसा आवेश होगा, विजातीय आवेश होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं आवेश के मात्रक के बारे में और फिर जो है आवेश की हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि आखिर जो चार्ज है इस चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, ठीक है। नॉर्मली जो इस आवेश को हम जो है परिभाषित करते हैं, तो उस आवेश को परिभाषित करने के लिए आपने एक प्रीवियस क्लासेस में इन 10th क्लास आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा I इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो यहां से हम जो है Q को कैलकुलेट करते हैं, Q इज का टर्म मिलता है IT। अब जब मात्रक की हम बात करेंगे IT की, तो यहां से Q का जो मात्रक हो जाएगा यानी कि आवेश का मात्रक क्या बन जाता है, यहां से ये आपके यहाँ बन जाएगा I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है और T होता है हमारे पास सेकेंड, यानी कि एम्पियर सेकेंड हम क्या बोलते हैं, ये आवेश का मात्रक। लेकिन क्योंकि इसको डिस्कवर जो है आवेश को डिस्कवर कूलाम ने किया था, इसीलिए इस पूरे की जगह जो हम 1 यूनिट रखते हैं इसको बोलते हैं हम कूलाम। क्या बोलते हैं इसको, कूलाम। ठीक हो गया। तो आवेश का मात्रक क्या हुआ, आवेश का मात्रक हुआ कूलाम। यह जो मात्रक है यह कैसा मात्रक है, यह जो है एसआई सिस्टम का मात्रक है। किस सिस्टम का मात्रक है, एसआई सिस्टम का मात्रक है। इसके बाद अब इसका जो मात्रक है वह जो है सीजीएस सिस्टम में भी होता है। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम में जो इसका मात्रक होता है वो होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम यानी कि इसको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, ईएसयू। और ईएसयू और कूलाम के साथ रिलेशन होता है। कोरिलेशन ये होता है कि जो एक कूलाम होता है, एक कूलाम हमारे पास जो है 3 इंटू 10⁹ हमारे पास ईएसयू होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी कि एक कूलाम बराबर 3×10⁹ ईएसयू। तो कूलाम के साथ ईएसयू इसका रिलेटेड, और यह जो ईएसयू है इसको ही हम जो है फ्रैंकलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, फ्रैंकलिन। और फ्रैंकलिन क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि यह जो है आवेश का जो है सबसे छोटा मात्रक है। सुनना ये बात, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या कहलाता है, फ्रैंकलिन कहलाता है। फ्रैंकलिन को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, ईएसयू बोलते हैं। यानी कि ईएसयू कहेंगे या इसको जो है फ्रैंकलिन बोलते हैं। तो और ईएसयू है क्या, ईएसयू जो है वह जो है आवेश का जो है सीजीएस पद्धति है मात्रक है। आगे बात समझो आपके। तो आवेश का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होगा, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन क्या है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। इसके बाद बात करते हैं इसके बड़े मात्रक। इसका जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक यह होता है आपके पास फैराडे। क्या होता है ये होता है हमारे पास फैराडे। ठीक है, और जो एक फैराडे होता है, एक फैराडे में जो है ये हमारे पास जो है 96,500 कूलाम होते हैं। तो दो बात आपने ध्यान रखनी है कि नॉर्मली ऐसा सिस्टम में आवेश का मात्रक क्या होता है, ऐसा सिस्टम में आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम को हम यानी किस चीज को हम कूलाम बोलते हैं, यानी कि एम्पियर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं। उसके बाद सीजीएस सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में इसका जो मात्रक होता है वो जो स्टेट कूलाम होता है, या इसको फ्रैंकलिन भी बोला जाता है। और यह जो है आवेश का जो है सबसे छोटा मात्रक है। उसके बाद आवेश के बड़े मात्रक की बात करते हैं। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, और एक फैराडे जो है 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद एक बार हम बात कर लेते हैं कि आवेश की विमा क्या होगी। ठीक है, आवेश की विमा। तो आवेश की विमा
सिंपली तो आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, डायमेंशन वैल्यू ऑफ क्यू इक्वल टू डायमेंशन वैल्यू ऑफ एम्पियर, यानी कि इसको क्या लिखते हैं, इसको ए ही लिखते हैं, आपको पता है। और टी का क्या लिखेंगे, इस सेकंड के लिए हम कैपिटल लिखते हैं, यानी कि इट मीन जो डायमेंशन वैल्यू ऑफ क्यू हो जाएगी ये हमारा हो जाएगी 80। इसको आप अच्छे से दिमाग पे रखें, ये आपके बहुत काम की चीज है, बहुत जगह ही काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आवेश क्या है और आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का छोटा मात्रक क्या है, आवेश का बड़ा मात्रक क्या है, आवेश की बीमा क्या होती है। तो इन सारी चीजों को जो है आप अपने दिमाग पे भी रखेंगे और अच्छे से नोट भी करेंगे। आशा है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप जो है पर्सनली जो है आप पूछ सकते हैं, आप जो है कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर दिक्कत है, इसको फिर से समझा दीजिए, आपको जो है फिर से चीजें समझा दी जाएंगी। ठीक हो गया, और फिर जब भी आपकी क्लासेस लगेंगी और उस दौरान भी आपको जो है ये चीजें जो है समझा दी जाएंगी। तो ये हमारे पास हो गया है कि आवेश का मात्रक और ये छोटे बड़े मात्रक, छोटे मात्रक क्या होते हैं, बड़े मात्रक क्या होते हैं, इसकी बीमा क्या होती है, ये आपका क्लियर है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि आवेशों के गुणधर्म के बारे में बात करते हैं कि आवेशों के गुणधर्म जो है क्या होते हैं। ठीक है, तो मेन गुणधर्म के बारे में बात करते हैं इसमें। आवेशों के गुणधर्म, पहला बात करते हैं आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो आवेशों की योज्यता यानी कि सिंपली हमारे पास हो जाएगा कि आवेशों का जो योग होता है वह जो है हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो जो आवेशों की योज्यता है कि ये कहता है कि किसी भी निकाय में या किसी भी मैटर में उपस्थित जो है जो कुल आवेशों का जो योग है, कुल आवेशों का जो बीजगणितीय योग है वह जो है कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, कुल बीजगणितीय योग क्या होगा, उसका शून्य होगा। ठीक है, अगली बात समझ में, या ये भी कह सकते हैं कि इसका जो है हम जो ये भी कह सकते हैं कि कुल बीजगणितीय योग क्या होगा, उसका शून्य होगा। यही करेंगे कि उसका जो योग हम जब करेंगे तो उसको हम जो है एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी से, यानी कि बीजगणितीय पद्धति से हम जो है उन आवेशों का हम क्या करेंगे, योग करेंगे। तो उसके लिए अब बीजगणितीय का मतलब क्या हुआ, बीजगणितीय मतलब ये हुआ कि जिस पर प्लस है प्लस लिखेंगे, जिस पर माइनस है माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने ये एक सिस्टम लिया, कोई ये सिस्टम हो गया है, इस पर हम कहते हैं कहीं पर जो है ये आवेश आपके पास जो है प्लस का 4q है, कहीं पर आवेश पर आपके पास -2q है, ये -2q है और ये आपके पास प्लस का 2q है। अब आपसे पूछा जाए कि इस पर आप जो है आवेशों की योज्यता के नियम के आधार पर, यानी कि इस पर आप जो है कुल आवेश बताओ, यानी कि इस पर जो है नेट आवेश की मात्रा कितनी है। तो आपसे क्या बोला कि जो आवेशों की योज्यता ये कहती है कि किसी भी निकाय पर जो आवेश का मान होता है वह जो है उनके जो है बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो लिख देते हैं इसको, किसी निकाय में आवेश की कुल मात्रा निकाय में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। अगर इसमें आपको नेट चार्ज निकालना पड़ा तो आप क्या करोगे, इस सबको जो ऐड करोगे। समझ आपने कुल चार्ज क्या है, क्यू है, तो क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, इसको सबको ऐड करेंगे, प्लस का 4q प्लस -2q, उसके बाद प्लस
प्लस 2 के करोगे आप, उसके बाद प्लस आप करोगे माइनस के साथ 2 की। इस तरीके की साइन एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होगा कि साइन प्रॉपर्टी आपने यूज करनी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो अब कितना हो जाएगा ये -2 -2 माइनस इनकी माइनस के 4 हो गए, -4 + 4 कैंसिल हो गए, तो ओनली क्या बचेगा +2। यानी कि इस निकाय पर जो कुल आवेश होगा वह कितना होगा +2। तो यह इसकी जो पहली प्रॉपर्टी थी कि आवेशों की योज्यता। ठीक है, इसके बाद आपके पास अगला आता है, दूसरी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, आवेशों का संरक्षण। तो आवेशों का संरक्षण क्या कहता है? आवेशों का संरक्षण ये कहता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में, ठीक है, किसी भी रासायनिक समीकरण में जो आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा संरक्षित होते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं, अनुसंधान ये कहता है कि जो आवेश हैं, आवेश सदैव संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संरक्षित रहता है। इसे सिर्फ जो है एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, मेनली यह जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं किसी भी हम जो है केमिकल इक्वेशन में यूज करते हैं। जैसे सपोज हमने एक लिखा Na++Cl- हमारे पास हो जाएगा NaCl। अब देखते हैं कुल आवेश, हम देख लेते हैं इसमें अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद, वो देखते हैं कि कुल आवेश संरक्षित है या नहीं। तो अभिक्रिया से पहले का हम आवेश लेते हैं, तो इसमें कितना है, देखो मान लेते हैं कि जो आवेश क्यों आते हैं, इसमें जो हम आवेश लेंगे कितना लेंगे, प्लस का क्यू लेंगे। इस पर जो आवेश है कितना है, एक ही है, तो माइनस का क्यू हो जाएगा, माइनस के साथ आएगा। मान लेते हैं कि आवेश क्या है, क्यू है। अब यहाँ पर क्या है, कोई आवेश नहीं है, यानी कि कोई आवेश नहीं है मतलब ये उदासीन हो गया, NaCl क्या हो गया, उदासीन। तो यानी कि यहाँ पर जो कुल आवेश कितना मिला हमें, 0 मिल गया। अब चेक करते हैं 0 बराबर, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो प्लस की माइनस क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0। यानी कि जो कुल आवेश होता है हमारे पास वह क्या होता है, हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता क्या है, किसी निकाय में आवेश की जो कुल मात्रा होती है वह जो है निकाय में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो यानी कि अगर हमें कोई निकाय दिया होगा उसमें हमसे कहेगा कि इतना इतना आवेश है, इसमें कुल आवेश का मान बताओ, तो आप जो है उनका बीजगणितीय योग करेंगे। बीजगणितीय योग मतलब जिसके आगे जो चिन्ह है आप उस चिन्ह को लेंगे, टोटल सम आप निकाल लेंगे। उसके बाद आवेश का संरक्षण है, तो आवेश का संरक्षण क्या कहता है, यानी कि ये कहता है कि जो आवेश है वह सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। यानी कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद जो आवेशों की मात्रा होती है वह क्या होती है, समान होती है। ठीक हो गया, ये बात आप अपने दिमाग में जो है अच्छे से रखेंगे। तो दो प्रॉपर्टी होगी, एक तीसरी प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन इसमें बनता है, कई बार पूछ जाता है। ये है हमारे पास आवेशों का क्वांटीकरण, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब पहले ये क्लियर कर देखिए आवेश क्वांटीकरण कहता क्या है। आवेश क्वांटीकरण ये कहता है कि किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में उपस्थित आवेश की मात्रा, उपस्थित आवेश की मात्रा मूल आवेश की पूर्ण गुणज होती है। ठीक हो गया, किसी पदार्थ में उपस्थित आवेश की जो कुल मात्रा होगी या मात्रा वह जो है मूल आवेश की पूर्ण गुणज होती है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आपके पास आ गया, मूल आवेश। यह मूल आवेश क्या होता है, तो मूल आवेश इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। हो गया हमारे पास ये
तो मूल आवेश क्या है? मूल आवेश हमारे पास जो है किसी भी पदार्थ पर पाया जाने वाला जो न्यूनतम आवेश होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मूल आवेश। तो मूल आवेश क्या है? मूल आवेश हमारे पास है किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की न्यूनतम मात्रा। क्लियर? किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की न्यूनतम मात्रा क्या कहलाती है? मूल आवेश कहलाती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, इसको दिखाते हैं। अब देखो स्मॉल ई इस तरह से और स्मॉल की बात दोनों में डिफरेंस है। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन को शो करेगा, ठीक है। और ऐसा लिखा क्या होगा? मूल आवेश। तो इसका जो मान होता है, इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मूल आवेश। पूर्ण गुणज की बात क्या हुई? यानी कि इंटीजर आपके पास, ये इंटीजर आपके पास क्या हो सकता है? प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यानी कि +1 +2 +3 -1 -2 कुछ भी ये चीज हो सकती है, ठीक है। इसको हम जो है ±n लिख देते हैं। तो क्या कह रहे हैं? किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की जो कुल मात्रा होती है वह जो है मूल आवेश की पूर्ण गुणज होती है। यानी कि समझ हमने कहा किसी पदार्थ पर आवेश जो कुल आवेश है वह जो है Q है। तो Q इक्वल टू क्या होता है? यहाँ से Q इक्वल टू होता है हमारे पास ±ne। ये फॉर्मूला आपके पास बहुत काम का है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या होगा? ±ne। यानी कि अब ये कंसेप्ट कहां से आया, कहां से इस बात की पुष्टि? तो इसके लिए जो है एक साइंटिस्ट थे मिलिकन, और इसके लिए जो है मिलिकन ने जो अपना जो है तेल की बूंदों वाला जो है प्रयोग किया था, तेल की बूंदों का प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया? डिफरेंट मेटल पर जो है ऑयल ड्रॉप्स गिराई और उसके आधार पर जो है उन्होंने जो है उपकरणों द्वारा जो है उस पदार्थ पर जो है आवेश ज्ञात किया। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने बहुत विचित्र बात देखी। उन्होंने ये देखा कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेश पाया गया वह या तो 1.6 × 10⁻⁻19 था, या वह जो है 3.2 × 10⁻⁻19 था, और या वह जो है 8.0 × 10⁻⁻19 था, या वह जो है इतना, यानी कि वो इस ऑर्डर पे था। और उन्होंने जब सबको एनालिसिस किया, उन्होंने जब सारी वैल्यूज, उन्होंने देखा क्या इसमें कोई ना कोई चीज कॉमन बैठे। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि इसको मैं जो है 1 × 10⁻⁻19 लिख सकता हूँ, सॉरी 1 × 1.6। इसको उन्होंने देखा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 लिखा जा सकता है। इसको उन्होंने देखा कि 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 लिखा जा सकता है। और इसको उन्होंने देखा कि 8 × 1.6 × 10⁻⁻19। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं था कि उस पर जो आवेश था वह जो है कहीं पर भी जो है वह जो है 1/2 × 1.6 × 10⁻⁻99, या वह जो है 2/3 × 1.6 × 10⁻⁻99, कोई भी चार्ज ऐसा नहीं आ रहा था, कोई चार्ज कि वह जो है इस फ्रैक्शन के ऑर्डर पे। उन्होंने देखा कि यह जो है पॉजिटिव निगेटिव तो था, यानी कि निगेटिव भी है, निगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक बात देखी कि इस सब के आगे, यानी कि इस क्वांटिटी के आगे जो भी वैल्यू थी वह जो है क्या थी? एक परफेक्ट इंटीजर थी। ठीक हो गया? तो इस बिहाफ पे आवश्यक क्वांटीकरण का जो निगमन हुआ और ये बताया गया कि किसी पदार्थ पर जो उपस्थित आवेश की मात्रा होती है वह जो है मूल आवेश की क्या होती है? पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, तो मूल आवेश क्या आपको मैंने बता दिया। किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की न्यूनतम मात्रा क्या कहलाती है? मूल आवेश कहलाती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मूल आवेश को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इस प्रॉपर्टी के आधार पर जो किसी पदार्थ जो आवेश होता है वह जो है ±ne होता है। ठीक है, तो मेनली हमारे पास जो है यह जो है 3 प्रॉपर्टी थी, आवश्यक क्वांटीकरण और आवश्यक की योज्यता और आवश्यक का संरक्षण। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था वो है हमारे पास आवश्यक का क्वांटीकरण। इसके बाद इसमें एक चीज आती है, वो आती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन थ्योरी, यानी कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इस पर डिस्कस करते हैं, बाकी बातें फिर हम
कल करेंगे, बाकी टॉपिक को हम आगे स्टडी कर करेंगे। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर क्या बताया गया? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर जो है किसी भी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इस चीज को जो है बताया गया। ठीक है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी, इसके बारे में जो इसके अंतर्गत जो है बताया गया है कि परमाणु का जो है धनायन होना या ऋणायन होना वह जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पर निर्भर करता है या इलेक्ट्रॉनों की जो है कमी पर निर्भर करता है। यह बात जो है इस पर बताई गई। तो इन्हें क्या बताया? सपोज सिंपली मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैं ये कहता हूं कि एक कोई एटम है, ठीक है, तो सब ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि एक कोई एटम है, एक कोई मैंने एटम ले लिया और मैं कहता हूं कि इस पर जो है, जो एटम मेरे पास है, इस पर जो है इस प्रकार का ये एटम है कि इसका जो परमाणु क्रमांक है वह क्या है? 9 है और परमाणु भार कितना है इसका? 18। यानी कि इस पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो भी 9 ही होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो वो भी हमारे पास 9 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे, सॉरी न्यूट्रॉन की बात करेंगे, तो ये भी हमें कितने मिलेंगे? 9 ही मिलेंगे। कैसे आए? 18 - 9 करके। ठीक हो गया। अब हम मान लेते हैं, क्योंकि आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है और जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वह दोनों इन मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमारे पास सेम होता है। ठीक है, लेकिन नेचर वाइज ये नेगेटिव होता है, ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इतना भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि चार्ज एक ऐसी राशि है, जो आवेश है वो हमारे पास जो है अदिश राशि है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 हुए। अगर मैं इसमें कहूं कि जो नेट चार्ज हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इसमें कुल आवेश कितना हुआ? कुल आवेश हो गया हमारे पास -9Q और इस पर जो कुल आवेश हुआ वो हुआ +9Q। न्यूट्रॉन तो आपको पता है, न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक है, इसलिए इस पर जो नेट चार्ज होता है, कितना न्यूट्रॉन का जो नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। तो अब अगर कोई भी मेरे पास एटम है, इस एटम में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाद क्या होता है? प्लस ऑर्बिटल बने होते हैं इस तरीके से। तो जो नाभिक का जो आवेश होता है वो क्या होता है? हमेशा धनावेश होता है। और किससे कारण होता है? इन प्रोटॉनों के कारण जो नाभिक का जो आवेश होता है वो कैसा होता है? धनात्मक होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये तो आपके पास +9Q हो गया भाई। और दूसरी बात आप क्या जानते हैं? दूसरी बात आप ये जानते हैं कि कभी भी जो है वह प्रोटॉन जो है अपने नाभिक से बाहर ही निकलता है। यानी जब तक का नाभिक को हीट न किया जाए, उसको ब्रेक न किया जाए, तब तक का नाभिक कभी टूटेगा नहीं, नाभिक का खंडन नहीं होगा, यानी कि यहाँ से कभी प्रोटॉन बाहर नहीं जाएगा। अब तो बाहर क्या जाएंगे? अंदर क्या आएंगे? तो उसके लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी स्टेशनरी कंडीशन में क्या है हमारे पास? इस पर जो ये हमारे पास जो है इससे -9Q चार्ज है और इस पर जो प्लस। अगर मैं इस परमाणु का इसकी साम्यावस्था में कि स्टेशनरी कंडीशन में अगर मैं इसका नेट चार्ज फाइंड करूं तो नेट चार्ज मुझे कितना मिलेगा? अभी नेट चार्ज मुझे इसका जो है कितना मिलता है? या मुझे जो है 0 मिल जाएगा। अब अगर इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया कहीं से, जो है कोई दूसरा एटम था, वहां से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन जो है इस पर आ गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया है, देखो एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? अभी तक कितने थे? 9 थे। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज कितना हुआ? -10Q हुआ। लेकिन ये वाला चार्ज एज इट ही बना रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि +9Q आपके पास एज इट रहेगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिला? -Q। क्या समझे? कुछ समझ रहे हो? यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन की तो क्या होगी? इसमें अधिकता होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी
तो कुल आवेश कितना हुआ उसका माइनस का क्यू, यानी कि नेगेटिव। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, किसी परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से उस परमाणु पर जो कुल आवेश होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अब कमी के कारण भी देख लेते हैं फिर। सपोज ये आपके पास पहली कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी आपके पास, कुछ ये कंडीशन थी कि इसके नाभिक में जो है +9q आवेश था, और इसके जो है ये आपके पास जो है इसके जो इलेक्ट्रॉन के कारण जो आवेश था आउटर मोस्ट शेल का कितना था, -9q। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ आपका यहां से निकल गया। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया है तो अब क्या होगा, अब आपके पास जो एटम बच गया वो कुछ ऐसा बच गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो चले गया बाहर, तो अब इस पर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बचेगा, -8q बचेगा। और अब इस स्थिति में आप जब कुल चार्ज निकाल लें तो कुल चार्ज कितना होगा, +9q एन प्लस का -8q, तो कितना हो जाएगा प्लस का q। तो यानी कि कंसेप्ट क्लियर हो गया। कंसेप्ट क्लियर क्या हुआ कि अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस परमाणु का जो कुल चार्ज होगा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, और अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कुल चार्ज कैसा होगा, धनात्मक होगा। अब फिर बात ये आती है कि इस पर हम जो है कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, कितने इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता है या कमी है, इसको निकालते हैं। तो उसके लिए अभी जो हमने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में, यानी कि प्रीवियस हमने बात करी थी Q = +-Ne, उससे जो है हम जो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर भी हमारा एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन इस पर भी बनता है एज ए क्वांटिटी। और उससे जो क्वेश्चन है कि आपको चार्ज दिया हुआ, कुल चार्ज इसका इतना है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कमी है या अधिकता है, पहले ये पूछेगा कि कमी है या अधिकता है, तो उस बात का निर्धारण आप कहाँ से करेंगे, उस बात का निर्धारण आप करेंगे उसके जो कुल चार्ज उस पर दिया होगा। अगर कुल चार्ज उसका नेगेटिव आपको दिया होगा तो आप बेशक बोलेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। कुल चार्ज अगर आपके पास पॉजिटिव होगा तो आप ऑब्वियसली समझ जाएंगे कि इस पर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता है। तो इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता के कारण पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसके आगे की स्टडी हम कल करेंगे। तो थैंक यू।